हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग रोड साइड स्टैंड, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है रोड साइड स्टैंड, अर्थात सड़क के किनारे लोगों के ठहरने का स्थान। ऐसा स्थान जहाँ पर लोग थोड़े समय के लिए रुकते हैं उसे बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। जैसे साइकिल स्टैंड होता है, बाइक स्टैंड होता है, जैसे टेम्पो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है। वहाँ पर उससे संबंधी ट्रेवल संसाधन रुकते हैं और साथ में वहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं वो भी रुकते हैं। तो रोड साइड स्टैंड, इससे आप स्पष्ट हो रहा है कि सड़क के किनारे कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर यात्रा करते हुए लोग थोड़ा समय के लिए रुकते हैं। ठीक है ना। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज किया गया है पोयम, जिसमें जीवन के यथार्थ परिस्थितियों को पूरा चित्रण के साथ स्पष्ट किया गया है। आइए थोड़ा इसकी समरी समझता हूँ मैं। तो यह कविता सड़क के किनारे स्थित ढाबे के बारे में बता रही है। सड़क के किनारे पर एक पुराना सा मकान है। मकान मालिकों ने मकान के सामने छोटा सा छप्पर डाल रखा है, ढाबे का रूप दे रखा है। यह ढाबा शहर से काफ़ी दूर है और इसका उद्देश्य है कि मार्ग से आने जाने वाले जो शहरी लोग हैं उनसे कुछ सामान बेच करके जीवन जीने के लिए धन कमाया जा सके। शेड के मालिक ने एक साइन बोर्ड भी लगा दिया था। जंगली बेरी और सुनहरी शरबत जैसे तमाम चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बेचने के लिए रख रखी थी। ढाबे के सामने से अनेक कारें गुजरती थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनके सामान को खरीदने की कोशिश नहीं करता था। इसलिए ढाबे के मालिकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। वे गरीब के गरीब ही रह गए थे। जैसा कि उन्होंने फिल्मों में देखा था, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सड़क के किनारे पर शेड लगा रखा था ताकि कुछ लोग सामान खरीद करके उन्हें कुछ पैसे दे सकें और उस पैसे से अपना जीवन स्तर सुधार सकें। कवि बताते हैं कि सरकार और अन्य समाज सेवी संस्थाओं का ग्रामीण जनता के प्रति दृष्टिकोण सही नहीं रहता है। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। धन के अभाव में गरीब सदैव गरीब और परेशान ही रह गए हैं। दूसरी ओर शहरी लोगों द्वारा इन गरीबों का किसी न किसी रूप में लगातार रूप से शोषण किया जाता रहा है। कवि कहते हैं कि इनको राहत दिलाने के लिए मेरा बस चले तो मैं एक झटके में इनका दुख दर्द दूर कर दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए कविता को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। The little old house was out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic spread. तो a little old house was out with a little new shed. एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झोपड़ी एक नए शेड के साथ नया आकार लेती है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे सामने की ओर, where the traffic spread, जहाँ से होकर ट्रैफिक गुजरता है। अर्थात सड़क के किनारे सामने की ओर एक छोटा सा पुराना मकान था जिस पर नया शेड डालकर उसे आगे की ओर बढ़ाया गया था और सड़क पर यातायात बहुत था। A रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, तो रोड साइड स्टैंड था, अर्थात वहाँ पर लोगों के ठहरने का स्थान था जहाँ पर वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वही जिसने दुकान खोल रखा था सामने छोटा सा, वो व्यक्ति लोगों से रिक्वेस्ट करता था, उन्हें एक प्रकार से अपने दुख के बारे में बताता था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड, यह कहना उचित नहीं होगा कि वह उनसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए प्रार्थना करता था। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ कैश के लिए, जो कि हुज फ्लो सपोर्ट, जो कि सपोर्ट करता था। क्या सपोर्ट करता था? द फ्लावर ऑफ सिटीज़, किन के लिए था? द फ्लावर ऑफ सिटीज़, शहर के जो अमीर लोग हैं। फ्राम सिंकिंग एंड विथरिंग फेंट, जो उनको दुख में डूबने से बचाता था। अर्थात वो उसी पैसे की तलाश में रहते थे जो कि अमीर लोगों को अमीर बनाया रहता था, जीवन में उनको खुशियाँ देता था, दुख से बचाता था, कष्ट से बचाता था। उसी पैसे के लिए ग्रामीण लोग भी सड़क के किनारे झोपड़ी बना करके कुछ सामान बेचते हैं ताकि वो अमीर लोग जो जीवन में खुश रहते हैं, पैसा होने के कारण गरीबों को भी कुछ पैसा दे दें ताकि उनका भी जीवन थोड़ा संवर जाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पोएम को, समझिएगा ध्यान से। इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड, छोटा सा घर, अभी भी सामने की ओर एक नया टेंट लगाया गया है, नया तंबू लगाया गया है
और इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड। रोड के सामने किनारे की ओर जहाँ से तेज रफ्तार से गाड़ियाँ गुजरती हैं, द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। वो रोड साइड स्टैंड अर्थात वहाँ पर लोगों के ठहरने का स्थान था, जहाँ पर वो गरीब लोग, वहाँ पर जो जो ढाबे के लोग हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे सामान खरीदने के लिए। पैथेटिकली मीन्स एक प्रकार से होगा दयापूर्ण भाव दिखाना, अर्थात एक प्रकार से करुणा के साथ। और प्लेड का मतलब होता है विनती करना। तो दयापूर्वक वे लोग विनती करते थे सामानों को खरीद करके, उनकी पैसे दे करके मदद करने के लिए। लेकिन इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड। यह कहना उचित नहीं होगा कि वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए ऐसा करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। डोल ऑफ ब्रेड मीन्स क्या? भिक्षा। वो भिक्षा के लिए लोगों से विनती नहीं करते थे कि सामने खड़े होकर के हाथ फैला दिया और सामने वाले ने कहा 5 रुपये 10 रुपये दे दो हमको। नहीं, वे खुदगर्ज लोग थे, वे सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग थे। वे फ्री में पैसे नहीं मांग रहे थे, बल्कि कुछ सामान खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, ताकि वो सामान खरीदेंगे तो स्वतः ही उनके पास पैसे आएगा। बट किसके लिए रिक्वेस्ट करते थे? बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश। कुछ पैसे के लिए, कुछ कैश के लिए, उसी कैश के लिए हुज फ्लो सपोर्ट, जो उनका सहारा बनता था। किनका? उन अमीर लोगों का सहारा बनता था। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़, उन फ्लावर ऑफ द सिटीज़ मीन्स जो शहर के रईस लोग थे, जो शहर के अमीर लोग थे, उनका सहारा बनता था। फ्रॉम सैंकिंग एंड विथरिंग फेंट, उनको सैंकिंग होने से, उनको डूबने से और उनको मुरझाने से बचाता था। अर्थात वही पैसा जो अमीर लोगों को डूबने से, कष्ट में डूबने से और मुरझाने से बचाता था, बस उसी पैसे के लिए वो लोग वहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगा करके सामान बेच रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द पोलिश ट्रैफिक पास विद माइंड अहेड। कहते हैं द पोलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स यहाँ पर एक प्रकार से ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर गाड़ियों से है। द पोलिश ट्रैफिक अर्थात पॉलिश की गई चमाचम चमकती हुई ट्रैफिक गाड़ियाँ पास्ड गुजर जा रही थी, माइंड अहेड सीधे अर्थात अपने ही धुन में। तो जो बड़ी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ियाँ सामने से गुजरती थी, वो अपने धुन में आगे की ओर गुजर जाती थी। वो उन गरीबों की झोपड़ी की तरफ, इन गरीबों के ढाबे की तरफ ध्यान भी नहीं देती थी। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, या अगर थोड़े समय के लिए कभी वो किनारे पर भी आते थे, देन आउट ऑफ द शॉट, तो एक प्रकार से वो आउट ऑफ द शॉट अर्थात नाक भाव चढ़ाए हुए रुकते थे। अर्थात वे जब कभी किनारे पर आते भी थे तो वे एक प्रकार से तमतमाए हुए और गुस्से में दिखाई पड़ते थे। एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट, और ये शिकायत करते हुए कि जो लैंडस्केप है, जो सीनरी है, उसको इन लोगों ने मेयर्ड कर रखा है, अर्थात ख़राब कर दिया है विद आर्टलेस पेंट। इस प्रकार से आर्टलेस मीन्स भद्दे, पेंट मीन्स डिज़ाइन बना करके, अर्थात कितनी सुंदर सीनरी यहाँ से दिखाई पड़ती है, रोड साइड कितना शानदार दृश्य है, लेकिन आप लोगों ने टेंट लगा करके, आप लोगों ने ठेलिया लगा करके इस रोड की सुंदरता को, इस लैंडस्केप की सुंदरता को नष्ट कर दिया है। ऐसी वो शिकायत करते थे। कैसा? ऑफ साइड्स, ऐसे दृश्य, साइंस ऐसे दृश्य, दैट इन टर्न और इन टर्न रॉन्ग और इस टर्न रॉन्ग। आपको, आप लोगों ने जो निशान बने होते हैं देखा होगा, साउथ टर्न होना है या नॉर्थ टर्न होना है, हाँ नॉर्थ टर्न है कि साउथ टर्न है, ऐसे रोड साइड कुछ इंडिकेशन दिए होते हैं। लेकिन वही इंडिकेशन होते हैं जहाँ पर कोई चौराहा होता है, जहाँ पर कोई चौड़ा रास्ता होता है, या फिर रोड साइड स्टैंड होता है। और उसी रोड साइड स्टैंड पर बहुत सारे लोग अपने अपने सामान, छोटे छोटे सामान बेचने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो वे लोग ये भ्रमित कर देते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, क्योंकि जो वहाँ पर पैनल लगे होते हैं, जो वहाँ पर इंडिकेटर लगे होते हैं, वो इनकी झोपड़ियों के कारण ढक जाते हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि लेफ्ट टर्न रॉन्ग, राइट टर्न, इस टर्न रॉन्ग और इन टर्न रॉन्ग, अर्थात नॉर्थ की तरफ मुड़ना सही है गलत है, साउथ की तरफ मुड़ना सही है गलत है, ये बता पाना उनके लिए कठिन होता है। अर्थात वे लोग वहाँ की सुंदरता को नष्ट कर दे रहे होते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड। कहते हैं जो ऑफ़र कर रहे होते हैं, अर्थात वे गरीब लोग उन लोगों को जो
हालांकि वे लोग तो शिकायत के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं चलिए गुस्सा ही सही, शायद थोड़े समय के लिए रुके तो हमारे बैरीज खरीद लें, या हम जो सामान बेच रहे हैं उसको शायद खरीद लें। तो वही बारे में बात हो रहा है। ऑफरिंग फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, वे उनको ऑफ़र करते थे वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज, या इन वुडन स्क्वाट। वुडन वुडन स्क्वाट का मतलब, स्क्वाट का मतलब यहाँ पर होता है एक प्रकार से डिब्बा, और वुडन मीन्स लकड़ी का, तो लकड़ी के डिब्बे अर्थात तो जो डिलिया वगैरह समझ लीजिए, उसमें वो लोग बैरी रख करके, वाइल्ड बेरीज रख करके उन्हीं के किनारे, सड़क के किनारे बेचा करते थे। और क्या बेचते थे? क्रॉकनेक। क्रॉकनेक का मतलब होता है एक प्रकार से तिरछी गर्दन वाले। गोल्डन स्क्वैश, गोल्डन सुनहरे, स्क्वैश का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से गार्ड समझ सकते हैं, लौकी है या अन्य प्रकार की वेजिटेबल्स है विद सिल्वर वाट, सिल्वर वाट में। तो बताते हैं कि वहाँ पर लोग किस प्रकार से रोड के किनारे दुकान लगा करके लौकी या अन्य प्रकार की चीज़ें जिस पर सफ़ेद कील उभरे हुए होते थे। सिल्वर वाट, सिल्वर में इस प्रकार से सिल्वर कलर के, और वाट्स मीन्स कील, एक प्रकार से कील टाइप में उभरे हुए होते थे, रोए उभरे हुए होते थे। उन सामानों को, उन वेजिटेबल्स को, उन फ्रूट्स को वे लोग वहाँ पर बेचा करते थे, वही गली में जहाँ से अमीर लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरा करती थी। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन स्केल, और बताते हैं कि और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन स्केल, माउंटेन सीन अर्थात सुंदर पर्वतीय दृश्यों से में सुंदर सौंदर्य से भरपूर होते थे। कहने लगे वक्त द ब्यूटी रेस्ट अर्थात सुंदरता आराम करती थी इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वतीय दृश्यों में, अर्थात पहाड़ों की चोटियों में या पहाड़ों के ऊपर सुंदरता निवास करती थी। ब्यूटी रेस्ट का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? यहाँ पर एक प्रकार से ब्यूटी रेस्ट, इंसान रेस्ट करता है ना, यहाँ पर एक प्रकार से मानवीकरण अलंकार की बात की गई है, पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है ना, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि जहाँ पर सेंसलेस चीज़ों के अंदर मानवीय स्वभावों से संबंध स्थापित कर दिया जाए, वो होता है एक प्रकार से मानवीकरण अलंकार, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। तो ब्यूटी रेस्ट, सुंदरता आराम करती है, अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पहाड़ों के ऊपर, सुंदर पहाड़ों पर सुंदरता आराम करती है, अर्थात पहाड़ों के पास जाइए, पहाड़ों के ऊपर जाइए तो वहाँ पे आपको खूबसूरती दिखाई पड़ेगी। आगे है यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है। कहते हैं यू हैव द मनी, आपके पास धन है, आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा भले है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप कंजूस होना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, तो आप पैसा रखते ही क्यों हो। दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, और आप चुपचाप आगे की ओर बढ़ जाते हो। कहते हैं यदि आपके पास पैसा है और आप कंजूसी दिखाते हैं, अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं और दुर्भाग्य से आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है? दुर्भाग्य से आगे बढ़ जाते हैं तो द हर्ट, तो उन्हें हर्ट होता है। टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेन, वो सीनरी को लेकर कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, अर्थात उस ढाबे के लोग जो हैं वो आपके दुख से, आपके परेशानियों से, या आप जिस प्रकार से उनको भद्दे शब्द यूज़ कर देते हैं उससे उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन तब पर भी आपसे उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि शायद आप उनका कोई सामान खरीद लें। वही हुआ द हार्ट टू सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। लेखक कहते हैं कि सीनरी को नुकसान पहुंचाना ये मेरी शिकायत नहीं है, अर्थात वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, उनसे वहाँ की सुंदरता डिस्टर्ब होती है, बाधित होती है, मेरी शिकायत यह नहीं है, मुझे इससे हर्ट नहीं होता है। लेकिन मुझे हर्ट किस चीज़ से होता है? आगे सुनिए, कहते हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड। कहते हैं मुझे सो मच एज द ट्रस्टिंग सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, अर्थात वो कहते हैं कि आप उनके कुछ सामान खरीद लें पर आपने कुछ नहीं खरीदा, इससे उनके विश्वास को न बताई जाने वाली पीड़ा पैदा होती है।
मुझे इस बात से समस्या नहीं है। कभी कहते हैं कि वे लोग वहाँ की सुंदरता को डिस्टर्ब कर देते हैं, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है, किस बात से है? कहते हैं मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, अर्थात वे आपसे कुछ ट्रस्ट कर रहे हैं, वे आपसे कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हैं। सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, लेकिन बिना कहे ही वे दुखी हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार उस आते हुए कस्टमर को देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन यदि वो चुपचाप बिना कोई सामान खरीदे हुए उनकी दुकान से वापस लौट जाता है तो उसे बड़ी निराशा होती है। यहाँ पर वही बात कही गई है कि आते जाते लोग उनके बगल से होकर गुजर जाते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है, उन्हें बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं कवि कि ढाबे के मालिकों को आशा थी कि आप उनसे कुछ सामान ज़रूर खरीदेंगे, पर आपने कुछ नहीं खरीदा। इससे उनके विश्वास को ना बताई जाने वाली पीड़ा पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कवि कि हियर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। नगर से दूर यहाँ सड़क के किनारे हमने अपना एक प्रकार से बस अड्डा बना रखा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हमने विकास के लिए नगर से पैसा मांगा है। टू ट्राई, किस लिए पैसा मांगा है? टू ट्राई इफ़ इट वुड नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंस, ताकि ग्रामीण जीवन को सुधारा जा सके। कैसे सुधारा जा सके? जैसे कि गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जिस प्रकार से मूविंग पिक्चर मीन्स एक प्रकार से जो फिल्में होती हैं, जैसे कि फिल्मों के द्वारा वचन दिया जाता है कि पैसे से ही सब कुछ होता है। फिल्मों में बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि पैसे से आप अमीर बन सकते हो, पैसे से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। एंड द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और फिर कहते हैं, कहा जाता है कि सरकार उस वचन को पूरा करेगी। पार्टी इन पावर मीन्स जो सत्ता में है, जो सरकार है, वो उनके इस वादे को पूरा करेगी। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, यहाँ से है ना, हियर। कहते हैं हियर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। नगर से दूर यहाँ सड़क के किनारे हमने अपना रोड साइड स्टैंड बना रखा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हमने इसका विकास करने के लिए नगर से पैसा मांगा है, अर्थात हमने अपने गाँवों का विकास करने के लिए नगर के लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंस, किस लिए? ताकि ग्रामीण जीवन को सुधारा जा सके। कैसे? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द, जैसा कि हमको जीवन के बारे में बताया गया है, मूविंग पिक्चर्स, चलचित्रों के द्वारा प्रॉमिस, वादा किया गया है। जैसा कि चलचित्रों में या फिल्मों में वादा किया जाता है कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रोड साइड स्टैंड बना करके अमीरों से कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कहते हैं कि जो सरकारें हैं जिन्होंने हमसे वचन दिया है कि आप अगली बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके गांव का विकास करेंगे, उनकी उम्मीदों को भी हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उनके वादे को भी हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि काश कब नेताजी आएंगे और वो अपने वादों को पूरा करेंगे। लेकिन रोड साइड स्टैंड बस स्टैंड ही रह जाते हैं, कभी उनको अवसर नहीं आता है जैसा वो उम्मीद लगाते हैं लोगों से। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। आगे बढ़ते हैं, पिटीफुल किन का मतलब क्या होता है? लोग जो दया दिखाने के पात्र होते हैं, अर्थात लोग जो दया दिखाने के लिए गांव की तरफ आते हैं। तो पढ़िएगा, इट इज़ इन द न्यूज़, समाचार पत्रों से सुनने को मिलता है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सभी लोग जो स्थान खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, आर टू बी बाउट आउट द मर्सीफुल गैदर्ड इन, और वे सभी इकट्ठा होकर के हमारे प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। पूरा पढ़िएगा, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज। कहते हैं कि समाचार सुनने में आया है कि यह स्थान खरीद लिया जाएगा और यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? यहाँ पर
नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर, यहाँ पर थिएटर बनाए जाएंगे और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स बनाए जाएंगे। वेयर दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, जहाँ पर उनको अपने बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डोर्स, जबकि ये उनकी खुद की लालच होती है। बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे, जो कि एक प्रकार से बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, वे अपने लिए जो हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। पहले इतने तक का देख लेते हैं, देमसेल्फ एनी मोर तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थ समझ लेते हैं। कहते हैं इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages। कहते हैं इट इज़ इन द न्यूज़, समाचार पत्रों में सुनने में आया है कि ऑल दोज पिटीफुल किन, कि वे सभी लोग जो हमारे लिए अच्छे विचार लेकर के आए हैं, आर टू बी बाउट आउट, वे यहाँ पर आएंगे, ख़रीदारी करेंगे। मर्सीफुली गैदर्ड इन लिव इन विलेज, और गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगे। और क्या करेंगे, नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, यहाँ पर थिएटर बनाएंगे, यहाँ पर स्टोर खोलेंगे। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, और वो हमसे कहेंगे कि यहाँ अब हम आ गए हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आपका सहारा बनेंगे, ऐसा वो आकर के प्रॉमिस करेंगे। लेकिन इनमें उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। आगे के स्टेंजा में बात किया गया है, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से लेकर के ये एंशिएंट तक हम लोग देखते हैं, एंशिएंट अवे तक हम देखेंगे। वो कहते हैं वाइल ग्रीडी गुड डोर्स, ग्रीडी गुड डोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रीडी गुड डोर्स का मतलब होता है ऐसे परोपकारी जो लालच वश भरे होते हैं। कहते हैं वाइल ग्रीडी गुड डोर्स, जबकि जो लालची और स्वार्थी लोग हैं, बेनिफिट्स बेट्स ऑफ प्रे, जो कि केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए हमारा शिकार बनाना चाहते हैं, हमको शिकार बनाना चाहते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, जो कि अपने और अपने बेनिफिट के खातिर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ, जो कि वास्तव में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कैलकुलेट करना मीन्स गणना कर रहे होते हैं। टू सूथ, सूथ का मतलब मुक्ति दिलाने के लिए, अर्थात जो हमसे केवल हमारे बारे में वादा करके अपना स्वार्थ देख रहे होते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और वे हमें वास्तव में जो सोने का सलीखा सिखाते हैं, और हम मेहनत करेंगे और वो आराम से एक दिन सोएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और जिस प्रकार से प्राचीन तरीके से वे सोने के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। चलिए इस स्टेंजा को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये वाइल से लेकर के अवे तक फिर से एक बार देखिएगा। वाइल ग्रीडी गुड बोर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वार्न ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, इसका मतलब हुआ वाइल ग्रीडी गुड डोर्स जो हैं एक प्रकार से, जबकि जो लालची परोपकारी लोग हैं वो बेनिफिसेंट अपने एक प्रकार से स्वार्थ के लिए बीस्ट ऑफ प्रे शिकार की तलाश में रहते हैं। अर्थात जो लालची परोपकारी लोग हैं वो शिकार करने वाले शुभ चिंतक, स्वर्ण ओवर देयर लाइव्स, उनके स्वर्ण ओवर का मतलब एक प्रकार से होता है बड़ी संख्या में मंडराते रहना। देयर लाइव्स मीन्स उनके जीवन को, उनके जीवन के ऊपर, अर्थात जो स्वार्थी लोग हैं, लालची परोपकारी शिकार करने वाले शुभ चिंतक जो वे ग्रामीण लोग हैं, उनके ऊपर बड़ी संख्या में मंडराते रहते हैं। और क्या करते हैं, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और बलपूर्वक उनसे लाभ स्वीकार कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ, और वे वास्तव में पहले से ही कैलकुलेट किए रहते हैं, अर्थात जो लाभ उनसे प्राप्त होना है उनकी गणना वो पहले से किए रहते हैं, अर्थात पहले से ही वे लोग योजना बना करके रखते हैं। सूथ देम आउट ऑफ द वेट्स, कि किस प्रकार से उनको कष्ट से मुक्ति दिलाना है, ऐसा वो एक प्रकार से उनको परेशान करते रहते हैं। कहने लगा हुआ कि किस प्रकार से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, क्या हम करेंगे आपके स्वार्थ की, आपके हित के लिए, आपके जीवन के परोपकार के लिए, ऐसा वो पहले से प्लान बनाए रहते हैं। और वास्तव में इन सब के पीछे उनका खुद का अपना स्वार्थ होता है।
एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप द स्लीप ऑल डे। और ये भी कहते हैं कि उनको सोना सिखाने के लिए वे लालची परोपकारी सारा दिन सोते रहते हैं। और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और प्राचीन तरीके से रात में सोने की आदत को ख़त्म कर देते हैं। तो ये उन परोपकारी लोगों के बारे में है जो शहरों से गांव की तरफ आते हैं और गांव के भोले भाले लोगों को लालच में फंसा करके कि हम आपके ज़मीन पर कंपनी खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे, मेडिकल स्टोर खोलेंगे, दवाइयाँ का स्टोर खोलेंगे या अस्पताल खोलेंगे और इसमें आपका बहुत बहुत बेनिफिट दिलाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे किसानों को, आम आदमी को लगता है कि ये हितकारी लोग हमारे हित के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में वो पहले से ही अपने स्वार्थ की, अपने लाभ की गणना करके रखे होते हैं। इस प्रकार से लास्ट में कहते हैं ना कि उनको सोना सिखाने के लिए वे लालची परोपकारी सारा दिन सोते हैं और हमको उसी काम में लगा करके परेशान करते हैं। और हम जो दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं, उस आदत को चेंज कर देते हैं। दिन में भी काम लेते हैं और रात में भी काम लेते हैं। इस प्रकार से हमारे जो प्राचीन जो जीवन जीने का ढंग है उसको भी बाधित कर देते हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं समथिंग से लेकर के स्टॉपिंग कार तक। ये समथिंग से लेकर के स्टॉपिंग कार तक देखते हैं। कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थाउट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग इन वेन। कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। कभी कभी मैं स्वयं सोचता हूँ और स्वयं व्यर्थ में अपरिपक्व तीव्र विचारों को मैं मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। बड़ी कठिन लाइन है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, और मुझे इस पर बड़ी मुश्किल से विश्वास होता है, द थाउट, उस विचारों पर, ऑफ सो मच चाइल्डिश, उतनी मूर्खता भरी, लॉजिंग इन वेन, जो कि व्यर्थ में है। अर्थात कभी कभी मैं स्वयं सोचता हूँ कि मैं व्यर्थ और मूर्ख और अपरिपक्व तीव्र इच्छा के विचारों को मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। कैसे, और समझिएगा आगे। अच्छा कहते हैं द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। कहते हैं द सैडनेस ओपन विंडो नियर, अर्थात एक प्रकार का दुख जो उस खुली खिड़की के पीछे छुपा होता है। द सैडनेस, एक प्रकार का दुख, दैट लर्क्स नियर, जो कि पीछे छुपा होता है, ओपन विंडो, खुली खिड़की में, अर्थात खुली खिड़की के पीछे जो उनका एक दुख, उनका एक दर्द, उनका एक कष्ट छिपा होता है। दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि लगभग पूरे दिन खुली प्रार्थना में प्रतीक्षा करता रहता है कि काश हमारे भी दिन अच्छे हो जाएं। फॉर द स्क्वीर और ब्रोकर्स, स्कीर और यहाँ से, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेकर्स, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, यहाँ पर स्क्वील का मतलब होता है बड़ा लंबा तीव्र शोर, जहाँ से लंबा और तीव्र शोर होता रहता है। साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, जहाँ पे कारों के रुकने की, कारों के ब्रेक लगने की आवाज़ें भी आती हैं। ऐसे स्थान पर वे सभी रुके और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। तो फाइनली कहने का मतलब हुआ समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मैं सोचता हूँ और बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाता हूँ, द थाउट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग इन वेन, कि जो मूर्खतापूर्ण विचार है वे किस प्रकार से व्यर्थ में हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वह जो उदासी खुली खिड़की के पीछे होती है, अर्थात वे जो लोग हैं, वे जो रोड साइड स्टैंड में अपनी दुकानें लगा करके बैठे हैं, जो अमीरों के आती हुई गाड़ियों को देखते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई गाड़ी या कोई कार रुक जाए और उनके सामानों को खरीद करके पैसे के रूप में कुछ उनकी मदद कर सके। उनके लिए क्या है, जब वे नहीं आते हैं तो केवल खुली खिड़की के पीछे उनकी उदासी ही छिपी रहती है। दैट वेट्स ऑल डे, जो कि पूरे दिन इंतज़ार करते रहते हैं। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना करते हुए, अर्थात वे ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं कि काश कोई ख़रीदार आ जाए, हमारे सामानों को अच्छी कीमत पर ख़रीद लें ताकि वो कुछ पैसे मिल जाएं, हम भी अपना जीवन स्तर सुधार सकें। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, किस चीज़ के लिए, फॉर द स्क्वील, एक प्रकार से जो तेज़ आती हुई गाड़ियाँ हैं, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और जहाँ से गाड़ियों के ब्रेक की आवाज़ आती है,
वहाँ पर इतने शोर शराबे में भी वे ईश्वर पे मन लगा करके ईश्वर से प्रार्थना करने में थोड़ा समय बिताते हैं। और ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे कमाने और स्वार्थ में लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला स्टेंजा है। अगला स्टेंजा है, कहाँ से पढ़ना है इसको, ये यहाँ से लेकर के ये ऑफ ऑल द थाउजेंड से लेकर के पूरा इसको हम लोग गैस तक एक बार में पढ़ लेते हैं ना, गैस सी तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए कहते हैं, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पासेस, ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, सैकड़ों हजारों जो स्वार्थी कारें हैं, दैट पास जो वहाँ से गुजरती हैं, सैकड़ों हजारों स्वार्थी कारें वहाँ से गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर्स व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, उनमें से एक कार शायद कभी रुक जाती है यह पूछने के लिए कि किसान की कीमत क्या है, अर्थात उस किसान का जो फल रखा हुआ है, किसान की जो सब्जी रखी हुई है, उसकी कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई गाड़ी रुक जाती है, बट ओनली टू प्लाउ अप गैस, केवल और केवल गैस पूछने के लिए। फिर से देखिएगा, कुछ लाइन छूट गया है। ऑफ मतलब हज़ारों कारों में से शायद जो कारें गुजर रही होती हैं, उनमें से कोई एक कार रुक जाती है इंक्वायरी करने के लिए कि सामानों की कीमत क्या है। एंड व्हाट डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास, लेकिन उनमें से कोई एक गाड़ी रुकती है, अर्थात एक कोई गाड़ी कभी कभी रुक जाती है, बस कीमत पूछ करके चली जाती है। और कभी कभी कोई गाड़ी रुकती है, किस चीज़ के लिए, ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, केवल घास को उखाड़ने के लिए, अर्थात घास के किनारे आकर के, रोड के किनारे आकर के, किस चीज़ के लिए, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, केवल गाड़ी को वापस मुड़ने के लिए। अर्थात कभी कभी कोई गाड़ी गलती से अगर उस रास्ते से आ गई, रास्ता भटक गई, तो जब उसको रास्ता का आइडिया मिलता है तो फिर से वो घास जो आसपास सड़क के किनारे घासें उगी हुई हैं, उनके दुकानों के सामने आती हैं और चुपचाप मुड़ करके वापस चली जाती हैं। और बताते हैं, हाँ, और बताते हैं, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कभी कभी कोई कभी कोई गाड़ियाँ आती हैं, उनके दुकान के सामने रुकती हैं, बस रास्ता पूछने के लिए कि हमें यहाँ पर जाना है, ये रास्ता उचित है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कभी कभी कोई सिरफिरे लोग भी आ जाते हैं, सिरफिरे लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ ये कह देते हैं कि इस गैलन को बेचोगे क्या, गैस में जो गैलन में जो गैस भरी है, क्या आप इसको बेचोगे क्या, जो आपने गैलन में कैरोसिन या मिट्टी का तेल रख रखा है आग गैस जलाने के लिए, शाम के समय भी रोशनी फैलाने के लिए, क्या इस गैस को आप बेचोगे क्या। अर्थात अजीब अजीब प्रकार के सवाल बेचने के लिए बैठे हैं, फल फूल सब्जियां, और आप गैस की बात कर रहे हैं, फिजूल के सवाल पूछते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट सी, कहते हैं दे कुडंट, क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है, दे हैड नन, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, डिडंट सी, क्या उनको इसका आइडिया नहीं है। अर्थात जो इस प्रकार की बातें करते हैं, गैस खरीदने बेचने की बात करते हैं, क्या उन कार वालों को स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है कि वो क्या बेचते हैं। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ तक फिर से देखते हैं। ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पासेस, बड़ी संख्या में सैकड़ों हजारों कारें जो वहाँ से स्वार्थी कारें वहाँ से गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, उनमें से केवल एक कार का मालिक पूछता है किसान की फल और सब्जी की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पाव ऑफ ग्रास, और कभी कभी कोई कार रुक जाती है वापस मुड़ने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, वो केवल वापस मुड़ने के लिए जाती है और घास को बेकार करके उखाड़ करके चली जाती है। इन और कभी कभी एंड अनदर टू आस्क टू वेयर इट वाज बाउंड, और कभी कभी कोई कार रुकती है बस सड़क से यह पूछने के लिए कि यह सड़क, यह रास्ता कहाँ को जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इन गैलन ऑफ ग्रास गैस, और कभी कभी दूसरी वाली कार रुक जाती है और यह पूछने के लिए क्या वे गैस का एक गैलन बेच सकते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली, अर्थात दुर्भाग्य से, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, वास्तव में क्या
वे इस बात से अनजान हैं? क्या उनको पता नहीं है उस कार वालों को कि स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या सामान बिक रहा है? क्या उन कार वालों को, ड्राइवर्स को पता नहीं होता है कि इस दुकान में क्या बिक रहा है? बेफजूल की सवाल पूछते हैं। आप ही देख लीजिए, है ना। चलिए, अच्छा, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुँच आए हैं, अंतिम स्टेंजा की तरफ हैं। अंतिम स्टेंजा हमारा शुरू होता है नो से लेकर के ये पेन तक। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये लो, अब ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से लेकर के पेन तक ध्यान समझिएगा। कहते हैं नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found और so the voice of the country seems to complain। इसको पढ़िए पहले इतना। कहते हैं नो नहीं, द कंट्री मनी गांव का धन, द कंट्री स्केल ऑफ गेन लाभ की प्राप्ति का अंश नहीं के बराबर है। कहते हैं नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कहते हैं देहात का धन, देहात के धन में लाभ की प्राप्ति का अंश लगभग ना के बराबर होता है। द क्वेसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, जिसमें जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए देहात के लोग इस बात की शिकायत हमेशा करते हैं। इसीलिए देहात के लोग, कंट्री साइड के लोग इस बात की शिकायत हमेशा करते हैं, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट सेल्फिश इट वुड बी। किस बात की शिकायत करते हैं? कि मैं उनका कोई सहारा नहीं बन सकता हूँ। किस बात का सहारा? टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, अन्यथा मैं एक झटके में उनको, उनके दुख को दूर कर देता। कवि कहते हैं आई कैन नॉट, बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कवि। कवि बोलते हैं आई कैन नॉट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, अर्थात मैं बहुत मन करता है कि उनकी मदद कर दूं, उनके लिए कुछ अच्छा काम करूं। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, एक झटके में उनके सारे दर्द को, सारे दुख को दूर कर दूं, ऐसा मेरा मन करता है। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैन, और फिर पुनः अगले दिन जब मैं अपने पूरे होश में आऊँगा। कभी कहते हैं और अगले दिन जब मैं पुनः अपने पूर्ण रूप से सैन या अपने पूर्ण रूप से होश में आऊँगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड आफ्टर टू पुट माई जेंटली आउट ऑफ माई पेन। किस बात को लेकर के? आई वंडर, मुझे इस बात का आश्चर्य होएगा। किस बात का? हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि किस प्रकार से तुम्हारा आवाहन इसलिए कर रहा हूँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ताकि तुम मुझे परेशानी से छुटकारा दिला सको। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कहते हैं गांव देहात का जो धन है, धन में अंश है, लाभ का अंश है, वो लगभग ना के बराबर है। अर्थात शहर के लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और बहुत अधिक पैसे कमाते हैं, रईस है और आराम से लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका जीवन स्तर बहुत नीचे है। उनकी रोज़ाना की कमाई या एनुअल इनकम बहुत थोड़ी है, जिसमें वो केवल बस ज़िंदा रह सकते हैं। तो वही है इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, अर्थात देहात के धन में लाभ की प्राप्ति का अंश नहीं के बराबर है। द रिक्वेसिट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और जिसमें जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए देहात के लोग इस बात की हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इफ़ आई कुड बी, मतलब मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ अगर मेरा बस चले तो। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एक झटके में उन गरीबों के, उन गाँव वालों के दुख को दूर कर दो, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्टी कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और अगले दिन जब मैं सेन अर्थात पूर्ण विवेक में आता हूँ, अगले दिन जब मैं पूर्ण होश में आता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरे इतना विचार करने से, इतना सोचने से, मेरे अकेले के सिर पटकने से, मेरे अकेले के लोगों का सहारा बनने से कुछ होने वाला नहीं है।
आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि मैं तुम्हारा वाहन इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, ताकि तुम तुम मुझे परेशानी से छुटकारा दिला सको। अर्थात यहाँ पर कवि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं और कवि सब लोगों से कहते हैं कि आप उन गरीबों का सहारा बनिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर के कोशिश करें तो शायद गांव के लोगों का भी जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। उनको